सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह है अपने बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में लेसन 3 चल रहा था और लेसन 3 में पॉइंट रनिंग में था भ्रूणपोष का प्रकार। पॉइंट था भ्रूणपोष का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, जिसे अपन कहते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। प्रिय छात्रों, भ्रूणपोष के प्रकार में एक टाइप कंप्लीट हो चुका था और मैंने आपको बताया था कि विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक मुक्त केंद्रकीय या तरल भ्रूणपोष था, एक कोशिकीय भ्रूणपोष था और तीसरा भ्रूणपोष होता है हेलोबियल भ्रूणपोष, जिनमें केंद्रकीय भ्रूणपोष या तरल भ्रूणपोष अपन पढ़ चुके थे। और इसमें बताया था कि प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो लगातार विभाजन करता है। केंद्रक लगातार विभाजित होता रहेगा और बहुत अधिक संख्या में मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। उनके चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है, वो केंद्र के परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको कि कच्चे नारियल में जो तरल दूध या पानी होता है, जो व्हाइट कलर का जो लिक्विड पानी होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण होता है। आज नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड जो होता है वो होता है कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेकंड जो टाइप आता है इसका वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रारंभिक आपका प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। ये जो केंद्रक होगा ये विभाजन करेगा, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेंगे तो साथ साथ इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा और यहां पर कोशिकाएं बनती जाएंगी। वैसे ही फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे केंद्रक विभाजित होते रहेंगे और इनके चारों तरफ जीव ध्रुवीय की क्या बनती जाएगी, कोशिका भित्ति बनती जाएगी। तो इस प्रकार से कोशिकाएं बनती जाएंगी और केंद्रक भी विभाजित होता जाएगा। तो कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब यह होता है कि जो प्राथमिक, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब यहां देखिए, यहां पर भ्रूणपोष का जो केंद्रक है वो लगातार विभाजन करता रहेगा, जिससे नए केंद्रक बनेंगे और उन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है और कोशिका भित्ति बनने के बाद वो एक कोशिका की तरह होते हैं, कोशिका का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है कोशिकीय भ्रूणपोष। और ऐसा जनरली देखा गया है किसमें, गेमोपेटेली वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोषों में एक अन्य संरचना और विकसित होती है जिसे चूसकांक कहते हैं। ये जो इसका एक देखना आप, इसमें एक मुख्य विशेषता होती है, जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है उसमें एक संरचना और बनती है जिसे कहते हैं चूसकांक, हिस्टोरिया कहते हैं। और ये चूसकांक होता है, ये भ्रूणपोष में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करता है, उनका चूषण करता है। और ये ऐसा जो भ्रूणपोष होता है वो किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है गेमोपेटेली वर्ग के पादप। गेमोपेटेली जो गण होता है उस गण के पादपों में ऐसा भ्रूणपोष देखा गया है। तो आप उधर देखिए, आप यदि कंपेयर करें अपन केंद्रकीय भ्रूणपोष में, तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या था कि यहाँ पर ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक लगातार विभाजन कर रहा था,
लेकिन जो केंद्रक बने हैं, जैसे मान लीजिए ये केंद्रक बने हैं, इन केंद्रकों की चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ये केंद्रक मुक्त रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, तो इनको कोशिका नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ओनली फॉर न्यूक्लियस है, केंद्रक है। केंद्रक के चारों तरफ यदि लवोल का भित्ति का निर्माण नहीं होता है तो फिर ये कोशिका नहीं होती है। जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष में केंद्रक भी बनते हैं, तो प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ जीव द्रव्य की क्या बन जाती है? भित्ति बन जाती है। आपको पता है कोशिका के चारों तरफ क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है, और उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य पाया जाता है, और उस जीव द्रव्य में क्या स्थित होता है? केंद्रक स्थित होता है। तो यहाँ पर वो केंद्रक एक कोशिका का रूप ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसे कह देते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। और एक अन्य संरचना और बन जाती है जिसे चूसकांग कहते हैं। ऐसा जनरली कौन से गण के पौधों में देखा गया है? वो है गेमोपेटेली गण के पादपों में। फिर थर्ड आता, और इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने जैसे केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल बताया था मैंने, और केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल बताया था कि कच्चे नारियल में जो व्हाइट कलर का जो पानी होता है वो किसका उदाहरण होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष का। यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष का जो एग्जाम्पल है वो आपने देखा होगा, कच्चे नारियल के अंदर जो गिरी होती है, व्हाइट कलर की जो गिरी होती है, जिसको अपन खाने के काम में लेते हैं, तो कच्चे नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है जिसे गिरी कहते हैं, वो किसका उदाहरण है? वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूं, इसका एग्जाम्पल है कच्चे नारियल में उपस्थित खाने योग्य भाग, और इस खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं अपन? गिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी। तो ध्यान रखना, दोनों एग्जाम्पल बता दिए मैंने। केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल बताया मैंने, कच्चे नारियल में उपस्थित तरल दूधिया पानी। और कोशिकीय भ्रूणपोष में मैंने बताया आपको कि कच्चे नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है वो किसका एग्जाम्पल है? कोशिकीय भ्रूणपोष का। अब यहां पर देखिए आप, तीसरा जो प्रकार आता है, तीसरा एग्जाम्पल है, और वो है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष। देखिए, हेलोबियल भ्रूणपोष का मतलब यह होता है, ये जो भ्रूणपोष होता है, ये भ्रूणपोष दोनों प्रकार जो अपने पढ़े हैं, केंद्रकीय और कोशिकीय जो भ्रूणपोष पढ़े हैं, उन दोनों का ये मिश्रित रूप होता है, उन दोनों का मिला जुला रूप होता है। ना तो इसको केंद्रकीय कह सकते और ना इसे कोशिकीय कह सकते, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये आपका भ्रूणकोश है, और यहाँ भ्रूणकोश में ये क्या है? ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। यहाँ पर है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है। अब यहाँ पर विभाजन होगा, तो आपको ये भी पता है कि एक केंद्रक से क्या होंगे? दो केंद्रक बनेंगे, क्योंकि विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? विभाजन। तो विभाजन से क्या होगा? दो केंद्रक बनेंगे। अब यहाँ पर केंद्रक बनेंगे तो कोशिका द्रव्य का, जीव द्रव्य का भी विभाजन होगा, और कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ असमान होता है, जिससे एक छोटी कोशिका बनती है और एक बड़ी कोशिका बनती है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये एक छोटी कोशिका बन गई और एक ये बड़ी कोशिका बन गई। ठीक है। अब इसे कह देंगे अपन छोटी कोशिका, इसे क्या कह देंगे? छोटी कोशिका, और इसे कह देंगे बड़ी कोशिका। तो दो कोशिका बन गई, एक का आकार छोटा है और एक का आकार बड़ा है। अब बात यह आती है कि छोटे आकार की कोशिका किधर स्थित होगी, बड़े आकार वाली कोशिका किधर स्थित होगी? तो छोटे आकार वाली कोशिका स्थित होती है किधर? निभाग की ओर। ये छोटे आकार वाली जो कोशिका होती है वो निभाग सिरे पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? निभाग सिरे पर। और जो बड़ी कोशिका होती है ये स्थित होती है कहाँ?
अंड द्वार वाले सिरे पर। कहां पर स्थित होती है? अंड द्वार वाले सिरे पर। अब क्या होगा कि जो निभाग वाले जो कोशिका होती है, उस निभाग वाले कोशिका का जो केंद्रक होता है वो लगातार विभाजन करता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये केंद्रक विभाजन करेगा, ये केंद्रक विभाजन करता रहेगा, लेकिन ध्यान रखना इन केंद्रकों के चारों तरफ क्या नहीं बनेगी? भित्ति का निर्माण नहीं होगा। यानी केंद्रक बन जाते हैं, नए केंद्रक बनते हैं, लेकिन इन केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यानी एक केंद्रक से कई केंद्रक बन गए, केंद्रक की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ जीवद्रव्य की क्या नहीं बनी? भित्ति नहीं बनी। और ऐसा किसमें देखा था अपन ने? ऐसा अपन ने फर्स्ट जो भ्रूणपोष था, जिसको अपन केंद्र के भ्रूणपोष कह रहे थे, उस केंद्र के भ्रूणपोष में आपको मैंने बताया था कि प्राथमिक भ्रूणपोष लगातार विभाजन करता है, जिससे केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाती है और उन केंद्रकों के चारों तरफ जीवद्रव्य की भित्ति नहीं बनती है और वो केंद्रक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर केंद्रक लगातार विभाजन कर रहा है, यहाँ पर जीवद्रव्य की भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो केंद्रक नए बनेंगे वो मुक्त अवस्था में मिलेंगे, वो फ्री मूव करेंगे, मुक्त अवस्था में तैरते रहते हैं। तो ये कौन से प्रकार के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल हो गया? तो ऐसी विशेषता पाई जाती है केंद्रकीय भ्रूणपोष की। किसकी होती है? केंद्रकीय भ्रूणपोष की विशेषता होती है। लेकिन यहाँ पर जो अंडद्वार की तरफ जो कोशिका है, ये मान लीजिए ये इसका केंद्रक है, तो यहाँ पर केंद्र विभाजन करेगा, तो इसके साथ साथ यहाँ पर देखो ये नई कोशिका बनेगी, भित्ति बन जाएगी। यहाँ भी क्या होगा? इस केंद्र के चारों तरफ जीवद्रव्य की भित्ति बनेगी और ये कोशिका बन जाएगी। फिर कोशिका धीरे धीरे क्या होगी? वृद्धि करेगी। ये केंद्रक है, ये इस केंद्र के चारों तरफ क्या बन जाएगी? जीवद्रव्य की भित्ति बन जाएगी और फिर नई कोशिका बन जाएगी। ये नई कोशिका बन गई। फिर ये केंद्रक है और फिर ये जीवद्रव्य की क्या बन गई? भित्ति बन गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर केंद्रकों के चारों तरफ भित्ति नहीं बनी, जबकि यहाँ पर केंद्रक के चारों तरफ जीवद्रव्य की क्या बन जाती है? भित्ति बन जाती है। और ऐसा किधर होता है? ये अंडद्वार की ओर होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इस बड़ी कोशिका में केंद्रकों के चारों तरफ जीवद्रव्य की भित्ति बन जाती है, भित्ति निर्मित होती है। और जीवद्रव्य की जो भित्ति बनती है, ऐसा कौन से भ्रूणपोष में पाया जाता है? इसमें अपने सेकंड जो भ्रूणपोष था, कोशिकीय भ्रूणपोष, उस कोशिकीय भ्रूणपोष में मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और वो एक कंप्लीट कोशिका की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो सेकंड जो विशेषता है, ये किस भ्रूणपोष की है? ये कोशिकीय भ्रूणपोष की विशेषता होती है। अब आपको पता है यहाँ पर दोनों टाइप आ गए एक ही भ्रूणपोष में, केंद्र के भी है और कोशिकीय भी है। तो ना तो इसको कंप्लीटली अपन केंद्र के भ्रूणपोष कह सकते हैं और ना कंप्लीटली इसको क्या कह सकते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष। तो दोनों का मिला जुला है ये, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? हेलोबियल भ्रूणपोष। और ऐसा जनरली किस में पाया जाता है? ऐसा देखा गया है एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें एक गण है हेलोबियल। कौन सा गण है? ये इसका एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, हेलोबियल। हेलोबियल जो गण के पादप होते हैं, उन पौधों के अंदर ऐसा भ्रूणपोष पाया जाता है। तो प्रिय छात्रों, तीनों प्रकार के भ्रूणपोष हो गए। पहला केंद्र के भ्रूणपोष हो गया, सेकंड कोशिकीय भ्रूणपोष हो गया और तीसरा कौन सा हो गया? हेलोबियल भ्रूणपोष हो गया। अब बात आती है भ्रूणपोष का कार्य या महत्व। भ्रूणपोष का कार्य क्या है और महत्व क्या है? पॉइंट है भ्रूणपोष का महत्व। देखिए, पहला आपको मैंने बताया था भ्रूणपोष यानी बीज में पाए जाने वाला एक ऐसा ऊतक जहां पर संचित भोजन पाया जाता है या भोजन का संचय
होता है। और संचित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है। तो पहला महत्व यह है, पहला कार्य है कि संचित भोजन या ये कहें पोषक पदार्थों और पोषक पदार्थों के रूप में क्या हो सकता है? पोषक पदार्थों के रूप में एक तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एक वसा हो सकती है, और एक क्या हो सकती है? प्रोटीन हो सकती है। पोषक पदार्थों का संचय करना, क्या करना? संचय करना। यानी जो भ्रूणपोष होता है उसमें अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। पोषक तत्वों के रूप में जनरली कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकता है। और दूसरा यह है, आपको पता है कि जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो भ्रूण का डेवलपमेंट होगा परिवर्धनशील भ्रूण, यानी भ्रूण का डेवलपमेंट हो रहा है तो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण को क्या चाहिए? पोषण चाहिए। जैसे मानव में देखा होगा कि मानव के अंदर, महिला के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चे का जब परिवर्धन होता है तो उस बच्चे को पोषण माँ के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो प्लेसेंटा से, माँ से जुड़ा होता है। तो वैसे ही इन पौधों के अंदर परिवर्धनशील भ्रूण को पोषण चाहिए। तो इस परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान कौन करता है? वो करता है भ्रूणपोष। तो दूसरा कार्य हो गया परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो दूसरा हो गया परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये सेकंड काम हो गया। तीसरा ये है, आपको यह भी पता है कि भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक भ्रूणपोषी होता है और एक होता है अभ्रूणपोषी। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उन बीजों में आपको पता है कि जब बीज का अंकुरण होता है, भ्रूणीय अक्ष से जब नया पादप बनता है और एक नवोद्भिद पादप उत्पन्न होता है, तो उस नवोद्भिद पादप होता है वो अपना पोषण लेता है किससे? भ्रूणपोष से। तो सेकंड अगला जो कार्य होगा, नवोद्भिद पादप को पोषण प्रदान करना, या नवोद्भिद जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करना। तो तीसरा कार्य हो जाएगा नवोद्भिद, या इसको ये लिख दूं भ्रूणपोषी बीजों में। देखो, भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, भ्रूणपोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भ्रूणपोषी और एक होता है अभ्रूणपोषी। आपने देखा होगा कुछ ऐसे, आपने एक सीधा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अपने बाजरा होता है, क्या होता है? बाजरा। गेहूं होता है, एक मूंगफली होती है, चना होता है। बाजरे को और गेहूं को जब अपन बिजाई करते हैं तो बिजाई के समय, जब अंकुरण के समय, जब वो हल्का सा छोटा सा बाहर निकलता है, उस समय मिट्टी से उसको यदि आप खरोंच के बाहर निकालोगे तो उसकी जड़ के पास उस बाजरे या गेहूं का थोड़ा बहुत अवशेष बचा रहता है, वो होता है भ्रूणपोष। ठीक है, ऐसे बीजों को कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। और एक देखा होगा आपने, जैसे द्विबीजपत्री पादप होते हैं, मूंगफली होता है, चना होता है, मटर होता है। इनके अंदर देखा होगा जब चने को और मूंगफली को जब पादप बाहर निकलता है, उस समय उसकी जड़ों को उसको नीचे से खरोंचोगे तो वहां पर आपको कोई अवशेष नहीं मिलेगा, केवल उस बीज का आपको छिलका मिलेगा, आवरण मिलेगा, और बाकी पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो वहां उनमें नष्ट कैसे हो गया? तो उन बीजों में जो भ्रूणपोष होता है, उस भ्रूणपोष का उपयोग किसने कर लिया? नवोद्भिद पौधे ने कर लिया। कुछ लड़कों के ये दिमाग में आ रही होगी कि नवोद्भिद पादप क्या होता है। देखो, नवोद्भिद पादप का मतलब ये होता है कि बीज के अंकुरण के समय जो पौधा, जो कलिका मिट्टी से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं नवोद्भिद पादप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीडलिंग प्लांट्स। क्या कहते हैं? सीडलिंग प्लांट्स। और आपने ये भी देखा होगा
कि बीज के अंकुरण के समय जो पौधा बाहर निकलता है उसके पत्तियां भी नहीं होती हैं और वो हरे कलर का होता है। संपूर्ण भाग किस कलर का होता है? हरे कलर का। तो आपको पता है प्रारंभ में जब पत्तियां वगैरह नहीं है तो प्रकाश भोजन तो प्रकाश संश्लेषण से बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण तो उनमें हो रहा ही नहीं है, तो फिर भोजन कहां से प्राप्त होगा उनको? वो भोजन प्राप्त होता है उनके संचित भोजन से, और संचित भोजन के रूप में क्या पाया जाता है? भ्रूणपोष पाया जाता है। चलो ये बातें अलग थी। तो तीसरा कार्य हो जाएगा भ्रूणपोषी बीजों में नवोद्भिद पौधे को पोषण प्रदान करना। इसके अलावा एक कार्य और देख सकते हैं अपन, और वो कार्य ये हो सकता है, क्योंकि बीजों का उपयोग जानवरों के द्वारा भी किया जाता है, पक्षियों के द्वारा भी किया जाता है, मानव के द्वारा भी किया जाता है, और भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है, यानी फूड स्टोर होता है उसमें, और उसको अपन खाद्य पदार्थों के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो देखा होगा इसका अगला कार्य हो सकता है खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना। तो अगला कार्य हो सकता है खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना। ये इसके भ्रूणपोष के क्या हो गए? उदाहरण कार्य हो गए। क्लियर? यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। भ्रूणपोष हो गया, भ्रूणपोष के प्रकार हो गए, और भ्रूणपोष के 3 प्रकार थे। एक केंद्र के भ्रूणपोष था, एक कोशिका के भ्रूणपोष था, और एक कौन सा था? हेलोबियल था। और एक भ्रूणपोष के क्या हो गए? कार्य हो गए। ये बातें डन, यहां तक की बातें क्लियर होंगी। यहां अब एक मैं एग्जाम दृष्टि से कुछ बातें बता रहा हूं, इसको देखना आप। देखो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता होती है। यहां पर प्रश्न आता है, प्रश्न इस प्रकार से देता है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता होती है। यानी जो भ्रूणपोष होता है उस भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता क्या होती है? बात सूत्र गुणिता का मतलब यह आता है, सूत्र गुणिता का मतलब यह है कि उसमें गुणसूत्रों की स्थिति कैसी होती है। वो अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी जो सूत्र गुणिता होती है वो त्रिगुणित होती है। क्या होती है? त्रिगुणित। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में आता है ये, और इसका 1 में से 1 नंबर आ सकता है आपका यदि आपने त्रिगुणित अवस्था लिख दी हो। तो इसको अपन 3n भी दिखा सकते हैं। अब यदि समझने के लिए आपको ये देखें कि त्रिगुणित अवस्था कैसे आई, इसकी त्रिगुणित अवस्था कैसे बनी, तो सीधा सा आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है कि इस भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है। यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको, ये भ्रूणपोष होता है, ये द्वितीय केंद्रक होता है। द्वितीय केंद्रक में 2 होते हैं ध्रुवीय केंद्रक, और दोनों अगुणित होते हैं। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि परागरलिका से यहाँ पहुंच जाता है नर केंद्रक। क्या पहुंच जाता है? नर केंद्रक। तो आपको यहाँ पर 3 बिंदी नुमा संरचना दिखाई दे रही होंगी, तीनों अगुणित केंद्रक हैं, यानी ये भी n, ये भी n, ये भी n और ये भी n। तो 3 n आपस में जब संलयन करते हैं तो तीनों के मिलने से एक त्रिगुणित संरचना बनती है, और इस त्रिगुणित संरचना को अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और यही आगे चल करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूणपोष। तो इसका मतलब कि इस भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता, इसमें गुणसूत्र क्या है? त्रिगुणित है। यह आंसर सीधा सा। दूसरी बात यह है कि यह तो होगी किसकी बात? आवर्तबीजी पादपों की। लेकिन आपको पता है कंपटीशन लायक एक दूसरे पादप और पढ़े होंगे आपने, अनावर्तबीजी पादप। इनको इंग्लिश में कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स, और इनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं। अनावर्तबीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, ये भ्रूणपोष
अगुणित होता है सब। क्या होता है? अगुणित। तो ध्यान रखना, जो आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष होता है वो क्या होता है? त्रिगुणित। और जो अनावर्तबीजी पादपों में होता है वो क्या होता है? अगुणित। अब अगुणित और त्रिगुणित क्यों होता है? इन आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण होता है कब? निषेचन के बाद होता है। निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है इनमें। आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण होता है निषेचन के बाद या निषेचन के साथ होता है, इसलिए वो क्या बन जाता है? त्रिगुणित। जबकि यहां पर जो अनावर्तबीजी जो पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं, उनमें भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है। ध्यान रखना, निषेचन से पहले क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है, इसलिए ये क्या होता है? अगुणित। कई बार प्रश्न अपन रट लेते हैं त्रिगुणित त्रिगुणित त्रिगुणित, वहां प्रश्न में ध्यान नहीं देते कि वो आवर्तबीजी पूछा है या अनावर्तबीजी पूछा है। ध्यान रखना, आवर्तबीजी पादपों में होता है त्रिगुणित और अनावर्तबीजी पादपों में होता है ये अगुणित। तो यहां तक की बातें आपके क्लियर हो चुकी होंगी। प्रिय छात्रों, ये पॉइंट आपकी बोर्ड एग्जाम के अनुसार है और इस जो अपना जो ऑनलाइन क्लासेज का जो लेक्चर है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आज के पॉइंट में इतना ही है। कल अपन एक बढ़िया पॉइंट चलेगा, थोड़ा लेंथी है, नहीं आज ही इस पॉइंट को चला देते, लेकिन वो कल शुरू करेंगे, और वो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूण का परिवर्धन। वो थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, ध्यान से देखना। और ये जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, जो अपन में लिख रहे हैं, उनको आप एक प्रॉपर नोटबुक के अंदर इनको रिकॉर्ड लिख लीजिए। क्लियर? आज के पॉइंट में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके।